नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नित्या हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम लोग यूजीसी नेट सेट और पीएचडी प्रवेश परीक्षा जो होने वाला है उसकी विशेष श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 कहानी दुलाई वाली। तो जो विद्यार्थी पहली बार हमारी क्लास से जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की क्लास के अंत में 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी कराए जाएंगे, इसीलिए अंत तक बने रहें। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दुलाई वाली। दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी वाली, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी और इसके लेखिका है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। तो चलिए हम लोग देखते हैं दुलाई वाली। तो ये जो कहानी है वो कहाँ से स्टार्ट होता है उसको आप लोग ज़रूर याद रखना, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है नेट के परीक्षा में, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, कि दुलाई वाली कहानी के शुरुआती अंक कहाँ से है। तो काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरी में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियाँ और सूंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गौदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। तो आप लोग देखना कि कहानी में सबसे पहले किसका नाम आया है, सीता का। और सीता कौन है मैं आपको आगे बताऊंगी, और इनका उम्र भी आप लोग देख लेना। क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। तो आप लोग देखना सीता कौन है। ये सीता जो है इसकी मतलब कि वाइफ की जो पत्नी है उसकी बहन है, और इसका उम्र कितना है, 10 बरस की बालिका है। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकता है? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना होगा। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहा है। तो आप देखना कि जो युवा है उसके दोस्त नवल किशोर कहाँ से आ रहा है, कलकत्ते से। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहा है। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा उपड़ा जो कुछ हो बांध बुंधा कर घंटों भर में खा पी कर चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करवाए। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, ज़रूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौका में बैठी पूड़ियाँ काढ़ रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म से मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी।
इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई है, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो काबिल है। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देई भी रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ में माँ को याद दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आ गया। तो आप लोग ध्यान रखना कि इनमें कौन कौन से पात्र हैं। नवल किशोर, जानकी देई, बंसीधर, सीता, और आगे देखना। और कौन कौन से जगह का स्थान का नाम आया है उसको भी आप लोग देखना। और कितने बजे स्टेशन गए, 1 बजे। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसों वालों के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छुच्छे को कौन पूछे। एक कराहीन है सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँगा, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम कुछ। नवल किशोर तो यहाँ से साथ नहीं है, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विलक्षणता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस स्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए। नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देसी में। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या यह बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर कर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो। इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघकर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिरी तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब
गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आए, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए? कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो डेवढ़े का था, पर डेवढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसीलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्रियां पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशनों पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, इसीलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निरले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती है, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय डेवढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो 2-1 मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे, अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक तो करके तीसरी घंटी बजी, तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नहीं आइलेन हो, देखो हो रोवल कईथन। दूसरी ओर दूसरा गाड़ी में बैठा होइए, पहली दूर बौरही ई जनानी गाड़ी थोड़े है, दूसरी तऊ हो भलू तो कहू। कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्ज़ापुरवा चढ़ी हऊ न? इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह न सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछिला न, हम कहा कहाँ उतरबू हो? आई इलाहाबादस। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गोया? पहली, अरे नहीं जान लू, प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानित? ले कहे नहीं, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हैं। ऐसो हो सोमवारी और गहन धक्का लगा रहा तउन तोहरे काशी जी नहाए गईल रहे। पहली, अवे जाए के तो सब औतबे जाता, बल्टे बाटरेन फून यहाँ साई तो बिचारो विपत में न पड़ल। बाटिली हे हम पंच हई, राजघाट टिकस कटौली
मोंगल के सरवे उतरलिही हो द पुन चढ़लिहा। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरो मोरो संगे रही। दकोने टिकसनिया पर उतर कर मलिकवा उतरे से कि जुतरइहें गुड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहब गाड़िया खड़ी कर, ए साहब गाड़िया तनी खड़ी कर। भला गाड़िया दहिनीति काहे के खड़ी होए भली। ऊ मेहरुआ बड़ी उजबत रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहू खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकटसिया पल्ले बाय न कनाही। हे साहिबाओ सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया लेई। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहेल ना, फरागत के बदे उतर लेना। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न की हो गईया। तीसरी, हम देखे रहली हो, मजेक टोपी दिल्हेन रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूं, मेरे संग भी स्त्रियां हैं जो ऐसा ही है, तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाए तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा और बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही नहीं भैया, हम पंचे कहीं के केहू से कुछ नहीं। अरे एक के एक करत न बाएं तो दुनिया चलत कैसे बाएं इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने पुरुष थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरारसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर सिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षिता स्त्रियों के ने फिर मुंह खोला, का भैया जो केहू बिना टिकट के आवत होए तो ओकर का सजा होला। अरे ओका ई नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहलेन और अपुआ तउन टिकसवा लेई के चल दिहलेन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमारो समझा, कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गए, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतारना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो, पर
बंसीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़ गए। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गज तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहे तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुग़ल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुग़ल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता कि बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़ी ही गया था? 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आए। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग इसको एक बार गौर से ज़रूर पढ़ना कि इसमें जो सीता है उसकी उम्र कितनी है, इसमें कुल कितने पात्र हैं, और ये दोनों मित्र कौन कौन सी स्टेशन में बैठे, ये सब चीज़ आप लोगों को ज़रूर देख लेना है। सो धन्यवाद आप लोग।